साथियों नमस्कार। नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया गया है। तो किस विभाग के कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण किया गया है, किन तथ्यों के आधार पर इनका नियमितीकरण किया गया है, क्या कुछ मापदंड इसमें अपनाए गए हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो के अंत में कर्मचारियों के कुछ सवाल भी हैं जो अक्सर कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आप कैसे अपने लिए नियमितीकरण ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा अनियमित कर्मचारी के नियमितीकरण का एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 60 दिन के भीतर उनको नियमित करने का आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये जो कर्मचारी हैं 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं, लेकिन इनका मामला थोड़ा सा अलग है। इनको नियमितीकरण के लिए आदेश जारी किया गया है, ना कि स्थायीकरण के लिए। तो इनका नियमितीकरण के लिए जो आदेश जारी हुआ है, किस आधार पर जारी हुआ है? तो सबसे पहला जो आधार इनका है कि इनके पास नियुक्ति पत्र था। दूसरा आधार, इनके पास सर्विस बुक थी, जिसमें इनकी जानकारी पूरी आज तक की एंट्री की गई थी। और इनकी जो सेवा है 10 वर्ष की सेवा इनके द्वारा पूरी कर ली गई थी। तो जब से इनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हुई, तभी से हाई कोर्ट के द्वारा इनको नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया गया और अब विभाग को 60 दिन के भीतर नियमित इनको करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, सबसे पहले उस आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि याचिकाकर्ता के द्वारा क्या कुछ दलील दी गई और हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला इनके पक्ष में दिया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो आदेश है आपका नियमितीकरण के लिए जारी हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता का जो नाम है, कुछ वजह से मैं इनके नाम को यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ। बाकी आपका जो आदेश है उसमें क्या कुछ कहा गया है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो वर्तमान में याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकारी को ये निर्देश देने की मांग की है कि वह 5/3/2008 के परिपत्र के अनुसार अकुशल श्रमिक के पद पर याचिकाकर्ता की सेवाओं को उस तारीख से नियमित करें जिस तारीख से समान पद वाले व्यक्तियों को नियमित किया गया। यानी कि 5/3/2008 में जो नियमितीकरण का आदेश हुआ था, जिसमें 1997 से पूर्व वाले जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया गया था। और इनका चूँकि भर्ती 1997 के बाद का है, लेकिन इनके मामले में जो प्लस पॉइंट है वह ये है कि इनके पास एक तो नियुक्ति पत्र है और दूसरा इनके पास सर्विस बुक भी है, जिसमें इनकी पूरी एंट्री आज दिनांक तक की कंप्लीट है और 10 वर्ष भी इनके द्वारा पूरा कर लिया गया। तो जब तक इनका 10 वर्ष जिस दिनांक को पूरा हुआ है, जिस सन में पूरा हुआ है, उसी तारीख से इनके नियमितीकरण का आदेश जारी माना जाएगा। इसमें आगे बताया गया कि प्रतिवादी के विभाग में अकुशल श्रमिक के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कर्मचारी कार्यरत है और 2.5 दशक से भी अधिक समय पूरा कर चुका है। याचिकाकर्ता के पास उक्त पद धारण करने के लिए सभी अपेक्षित योग्यताएं हैं। याचिकाकर्ता ने नियमित नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को अपना विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि वह पहले से ही 2.5 दशक से भी अधिक समय की जो सेवा है वह पूरी कर चुका है। तीसरे पॉइंट पे बताया गया कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई अवैध, मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रकृति की है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का भी उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता लंबे समय से दैनिक वेतनभोगी है। उन्होंने आगे दलील दी कि राज्य सरकार ने 5/3/2008 के परिपत्र के आधार पर समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया है। इसीलिए याचिकाकर्ता अकुशल कर्मचारी के पद पर अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का हकदार है।
अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने मनोज कुमार निर्मलकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है। प्रतिपक्ष प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील याचिकाकर्ता के वकील के तर्क का विरोध करेंगे। मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है। तो इससे पहले भी कई निर्णय नियमितीकरण को लेकर दिए जा चुके हैं, उनका जिक्र भी इसमें किया गया है। आगे से बताया गया कि इन परिस्थितियों में हमारा विचार है कि नियमितीकरण नियमों की व्यवहारिक व्याख्या की जानी चाहिए और अपीलकर्ताओं को यदि उन्होंने नियमितीकरण नियमों के प्रख्यापन की तिथि पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उनके द्वारा की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए, और यदि उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए जब तक कि उनके नियमितीकरण पर कोई वैध आपत्ति ना हो, जैसे कि कोई भी कदाचरण की श्रेणी में उनको नहीं आना चाहिए, कोई भी आपराधिक मामला उनके ऊपर दर्ज नहीं होना चाहिए। आगे से बताया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के अभिलेखों का निरीक्षण करें और उनकी सेवाएं नियमित की गई थी। यदि याचिकाकर्ता का मामला भी उन दैनिक वेतन भोगियों के समान पाया जाता है जिनकी सेवाएं नियमित की गई थी, तो उनकी सेवाएं भी उसी तिथि से नियमित की जाएं, और यह भी निर्देश दिया जाता है कि ये सारी प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाए। जो जज साहब हैं उनका नाम इसमें बताया गया है, विभू दत्ता गुरु, जो कि न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया। तो साथियों, नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है, और जिस प्रकार के ये कर्मचारी हैं, मैंने आपको बताया कि इनके पास नियुक्ति पत्र भी है और इनके पास सर्विस बुक भी है, जिसमें आज दिनांक तक की इनकी जो जानकारी है उसमें एंट्री की गई है। और इसी प्रकार के और भी कई कर्मचारी हैं, कुल 52 कर्मचारियों की जानकारी हमारे पास आई है, जिनके पास नियुक्ति पत्र भी है, जिनका सर्विस बुक भी है, और उस सर्विस बुक में उनकी जानकारी आज तक की जो जानकारी है वह उसमें एंट्री की गई है। और ज़्यादातर ऐसे जो कर्मचारी हैं वह बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा में नियुक्त हैं, और अगर वे कर्मचारी अपने मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं तो उमा देवी प्रकरण में 100% उनका नियमितीकरण संभव है और उनको कोर्ट जाना भी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत से कर्मचारी ये सोचते हैं कि अगर वे कोर्ट जाएंगे तो उनके जो अधिकारी हैं उनकी सेवा को पृथक कर देंगे, उनको सेवा से हटा देंगे, और ऐसे में उनका जो दाल भात चल रहा है वह भी बंद हो जाएगा। इस डर से कई कर्मचारी न्यायालय की शरण में नहीं जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा उस कर्मचारी को पूरा संरक्षण दिया जाता है। कोई भी अधिकारी उस कर्मचारी को काम से पृथक नहीं कर सकता है, और अगर कोई कर्मचारी को काम से पृथक अधिकारी करते हैं तो फिर हाई कोर्ट का सामना उनको करना पड़ेगा, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर हाई कोर्ट कार्रवाई भी कर सकता है। अब कुछ सवाल भी हैं कर्मचारियों के जो वे अक्सर कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, और कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अपने मामले को लेकर याचिका दायर करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है वे कैसे याचिका दायर करें, किसके माध्यम से याचिका दायर करें, और उनकी जो याचिका दायर करने की प्रोसेस है उसको वे नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वे आज भी अनियमित हैं। संगठन को चंदा दे देकर वे परेशान हैं, लेकिन संगठन के द्वारा जो पहल कर्मचारियों के नियमितीकरण या स्थायीकरण के लिए की जा रही है वह नाकाफ़ी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 52 लोगों को छोड़कर बाकी जो कर्मचारी हैं वे केवल स्थायीकरण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं होगा और ना ही उनके पास सर्विस बुक होगा। अगर उनके पास नियुक्ति पत्र है और सर्विस बुक है जिसमें उनकी एंट्री आज दिनांक तक की दर्ज है तो फिर वे उमा देवी प्रकरण के तहत नियमितीकरण का दावा कर सकते हैं।
और जिस प्रकार से 1997 से पहले वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे कि मनोज निर्मलकर जी का उदाहरण यहाँ पर हाई कोर्ट ने दिया है, उनका नियमितीकरण किया गया है। और ये जो कर्मचारी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सर्विस बुक भी आप इनकी देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें इनकी जानकारी पूरी दर्ज है और नियुक्ति पत्र भी इनके पास है। तो कुल 52 कर्मचारी ऐसे हैं जो विभिन्न जिलों में वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण के लिए तत्काल याचिका दायर कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले कर्मचारियों के उन सवालों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो अक्सर वे पूछा करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि अगर कोई कर्मचारी 1999 से काम कर रहा है और कोई कर्मचारी 2023 से काम कर रहा है, दोनों का स्थायीकरण अगर एक साथ होता है तो पुराने वाले जो कर्मचारी हैं उनको क्या कुछ लाभ होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो 1999 से काम कर रहा है उनका जो 240 दिन है, यहाँ पर मैं स्थायीकरण की बात कर रहा हूँ। औद्योगिक अधिनियम 1961 और 1963 के अंतर्गत जो स्थायीकरण के लिए याचिका दायर करेंगे, केवल उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, नियमितीकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नियमितीकरण के लिए मैंने आपको बताया कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए और आपके पास अगर सर्विस बुक में आपकी एंट्री है तो फिर उसको आपको देना पड़ेगा। तो अगर कोई कर्मचारी 1999 से काम कर रहा है और कोई कर्मचारी 2023 से काम कर रहा है और दोनों का ही स्थायीकरण अगर एक साथ होता है तो पुराने कर्मचारी को इसमें क्या लाभ होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1999 से अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसका 240 दिन वर्ष 1999 में पूरा होगा, जो कि जिस वर्ष से उनकी नियुक्ति हुई है उस वर्ष से उनकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की उनकी जो गणना है वह उसमें की जाएगी। और कोई कर्मचारी 2023 से काम कर रहा है तो उनका जो 240 दिन है वह 2023 में पूरा होगा। ऐसे में 1999 वाला जो कर्मचारी है उनका जो स्थायीकरण है 2000 से वे स्थायीकरण की मांग करेंगे और स्थायीकरण उनको मिलेगा। और जो 2023 वाला कर्मचारी है वह 2024 से स्थायीकरण की मांग करेगा और यहाँ पर उनका स्थायीकरण 2024 से कोर्ट आदेश करेगा। ऐसे में जो पुराना कर्मचारी है कहीं ना कहीं उसकी वरिष्ठता उसके काम आएगी। यहाँ पर उनको हर साल जो इंक्रीमेंट है वह उनको मिलेगा और जितने साल भी उनके इंक्रीमेंट के इसमें जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा इनको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। तो ऐसे में सीनियरिटी का एक प्रकार से लाभ यहाँ पर 1999 वाले कर्मचारी को मिलेगा, क्योंकि उसकी जो नियुक्ति है 1999 की है तो उनका इंक्रीमेंट जुड़ के उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर 2023 वाला जो कर्मचारी है जिनका 2024 से स्थायीकरण होगा तो उनके लिए जो इंक्रीमेंट है उनके स्थायीकरण वाली तिथि से उनका जुड़ेगा, तो यहाँ पर सैलरी में उनका अंतर आएगा। हालांकि स्थायीकरण दोनों का साथ ही होगा लेकिन जो सैलरी है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अंतर उनका आएगा। साथियों, यहाँ पर एक और सवाल जो अक्सर कर्मचारी पूछते हैं कि जिन कर्मचारियों के द्वारा औद्योगिक अधिनियम 1961-63 240 दिन के अंतर्गत केस लगाया है, पहले उनको केस जीतकर आने दीजिए, इसके बाद हम अपना केस लगाएंगे। तो मैं उनको यहाँ पर सावधान करना चाहता हूँ कि जो 240 दिन औद्योगिक अधिनियम 1961 और 63 के अंतर्गत जो नियम है उसको राज्य सरकार कभी भी बदल सकती है, क्योंकि बल्क में इसके माध्यम से केस लगाए जा रहे हैं। औद्योगिक अधिनियम 240 दिन के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केस लगाए जा रहे हैं और हाई कोर्ट के द्वारा स्थायीकरण का आदेश भी उनके पक्ष में दिया जा रहा है। और जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि जो इसके तहत जो केस हैं 240 दिन औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत जब ज़्यादा केस कोर्ट में पहुंचने लगेंगे और कोर्ट के द्वारा स्थायीकरण का आदेश लगातार दिया जाएगा तो फिर राज्य सरकार इस नियम को बदल भी सकती है, क्योंकि राज्य सरकार के पास इसको बदलने का अधिकार है। और एक बार अगर ये अधिनियम बदल गया तो इसके बाद अगर आप केस लगाते हैं तो फिर कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वह हो सकता है कि आपके पक्ष में ना हो, आपका स्थायीकरण भी ना हो पाए। इसीलिए अच्छा है कि आप पहले ही केस लगा लें। अभी जो अधिनियम लागू है 240 दिन औद्योगिक अधिनियम, उसके अंतर्गत आप केस लगा दें तो आपका स्थायीकरण यहाँ पर संभव है। और अगर एक बार राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम में परिवर्तन कर दिया गया तो फिर आप अगर केस भी लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो स्थायीकरण है वह ना हो पाए और आप स्थायीकरण से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें और तत्काल जाकर अगर आपका 240 दिन पूरा हो चुका है
तो फिर आप याचिका स्थायीकरण के लिए दायर कर दें। एक और सवाल है जो अक्सर अनियमित कर्मचारी करते हैं, उनके मन में ये सवाल रहता है कि अगर हमारे द्वारा नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस किया जाता है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा जो केस है वह लग चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी वकील के माध्यम से कोर्ट केस लगाते हैं, याचिका दायर करते हैं, तो उसका जो पिटीशन नंबर है वह आपको दिया जाता है, केस का नंबर दिया जाता है। पिटीशन की कॉपी भी आपके वकील आपको उपलब्ध कराते हैं, चाहे आपने सिंगल केस लगाया हो या फिर सामूहिक रूप से केस लगाया हो। जो पिटीशन की कॉपी रहती है उसमें भी आपका नाम रहता है, और अगर आपके वकील के द्वारा ना ही आपको केस का नंबर दिया जा रहा है, ना ही आपको पिटीशन की कॉपी दी जा रही है, और ना ही आपका पिटीशन की कॉपी में आपका नाम है, तो फिर ऐसे में आप समझ लीजिए कि आपका जो केस है वह नहीं लगा है। आपका वकील आपको घुमा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए जब भी आप याचिका दायर करें तो अपने वकील से ज़रूर पूछें कि आपका केस नंबर क्या है। पिटीशन की कॉपी आप उनसे ज़रूर लें, क्योंकि पिटीशन की जो कॉपी रहती है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें कर्मचारी को लेकर बताई जाती हैं। उनके वकील का नाम भी उसमें लिखा रहता है और बाकायदा पूरी डिटेल भी उसमें दी जाती है, किस माध्यम से आपने केस दायर किया है, क्या कुछ आपके पास नियमितीकरण या स्थायीकरण के लिए योग्यता है, क्या कुछ आधार आपका केस में बनाया गया है। सभी जानकारी आपकी पिटीशन की कॉपी में उपलब्ध रहती है। तो अपने वकील से पिटीशन की कॉपी ज़रूर मांगें, केस नंबर ज़रूर मांगें, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपका जो केस है वह लग चुका है। तो साथियों, नियमितीकरण और स्थायीकरण के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लगातार दिए जा रहे हैं। अगर आप भी एक अनियमित कर्मचारी हैं, अगर आपके पास नियुक्ति पत्र है तो फिर आप उमा देवी में जा सकते हैं। अगर आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो फिर आप औद्योगिक अधिनियम 240 दिन 1961-63 के अंतर्गत जा सकते हैं। इससे पहले कि राज्य सरकार इस अधिनियम में परिवर्तन करे, तत्काल जाकर अपने वकील से बात करें और एक अच्छे वकील से बात करके नियमितीकरण के लिए याचिका आप दायर करें। आपका भी स्थायीकरण या नियमितीकरण जो भी आप के लिए हो सकता है वह आपका कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाएगा, और उम्मीद है कि आपका नियमितीकरण या स्थायीकरण जरूर होगा। तो साथियों, नियमितीकरण स्थायीकरण से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इन सभी आदेशों का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं लगातार देते रहता हूं। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित पल पल की अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।